ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। और अपने मन में एक श्रेष्ठ संकल्प रचते हैं। क्रिएट वन पावरफुल थॉट। आई एम अ डिवाइन बीइंग। रिपीट कीजिए इस लाइन को अपने मन के अंदर। आई एम अ डिवाइन बीइंग। I am an instrument of God. ये मेरा भाग्य है कि भगवान ने मुझे चुना है सबको सुख देने के लिए। अच्छे से अपने मन को समझा दे। भगवान ने मुझे चुना है सबको सुख देने के लिए। ये मेरे श्रेष्ठ कर्मों का भाग्य है। आई एम एन एंजल ऑफ गॉड। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मुझसे शांति, शक्ति, प्यार और सम्मान की वाइब्रेशन सबको सुख देती है। विजुअलाइज दिस सीन कि माय एनर्जी फील्ड इज रेडिएटिंग पीस, पावर, love and respect to everyone. I am an angel of God. Om Shanti। जैसे ही हम सिर्फ 2 या 3 थॉट्स भी क्रिएट करते हैं, वो हर थॉट सबसे पहले हमारी फीलिंग को चेंज कर देते हैं। नाउ विजुअलाइज क्रिएटिंग अ थॉट, आई एम स्ट्रेस्ड। जैसे हम ये थॉट क्रिएट करेंगे, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, तो कौन सी फीलिंग जनरेट हो जाएगी? और फिर हम एक बार नहीं बोलते ना वो बात। हम कहते हैं आई एम स्ट्रेस्ड, कभी कभी हम कहते हैं आई एम वेरी बिजी, फिर कहते हैं आई एम वेरी टायर्ड, फिर कहते हैं दे आर वेरी इरिटेटिंग। ये सारे शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों की वाइब्रेशन कैसी है? कहाँ पर रखेंगे? यहाँ या यहाँ? कहाँ रखेंगे इसको? यहाँ रखेंगे। हर शब्द की एक एनर्जी होती है, हर थॉट की एक एनर्जी है, हर इमोशन की एक एनर्जी है, और फिर हमारे हर बिहेवियर की एक एनर्जी है। अब क्योंकि हम एक हीलिंग सेंटर में हैं, अगर हम एक आईटी कंपनी में होते और हमें सिर्फ अपने कंप्यूटर के साथ बैठना है, और अगर हम लो वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट करते, तो वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी सिर्फ किसको मिलती है? किसको मिलती है? हमें और हमारे कंप्यूटर को। तो इट्स ओके, खुद ही क्रिएट करो और खुद का ही नुकसान करो। लेकिन क्योंकि हम एक हीलिंग सेंटर के अंदर हैं, तो हीलिंग सेंटर की वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए? हीलिंग सेंटर की वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए? एज अ हॉस्पिटल हम हर उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं जो इलाज करते हैं। सो वी वॉन्ट टू क्रिएट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, we want to have the best doctors, the best sisters, we want the best equipment.
तो आप कहेंगे ये सबसे नई मशीन हमारे यहाँ आ गई, ये सबसे नई फैसिलिटी हमारे यहाँ, एंड विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन दवाइयाँ, इलाज, प्रोसीजर, सर्जरी, ये सब तब काम करती है उस व्यक्ति के ऊपर जब उसका अपना मन कैसा होगा। आप सबने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि हाइपोथेटिकली सेम बीमारी दो लोगों को हो जाए, सेम बीमारी आइडेंटिकल भी हो, और आपकी तरफ से तो सब कुछ सेम ही है, आप डॉक्टर भी सेम ही हैं, लेकिन दो लोग अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं उस बीमारी को। देखा होगा ना, बहुत बार देखा होगा। किसी केस में आपको लगा होगा ये तो बहुत जल्दी ठीक होकर घर चले जाएंगे, वो जाते ही नहीं है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता जाता है। और किसी के लिए आपको लगता है ये तो ज़्यादा लंबा चलेगा, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो साइंटिफिक प्रेडिक्शन होती है वो साइंटिफिक प्रेडिक्शन सच नहीं निकलती है। फिर आप उनको बोलते हैं थोड़ा रिलैक्स करो, आप अपने माइंड को रिलैक्स करो, आप अपने माइंड को रिलैक्स करो। लेकिन जिसको अभी पता चला उसको कोई बड़ी बीमारी है, खर्चा भी उसका इतना हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, क्या वो उस टाइम रिलैक्स कर सकता है अपने आप को अगर उसने पहले ना सीखा हो? किसी की कीमो चल रही हो, वो छुट्टी भी ले रहा है, उसके घर में पैसे भी नहीं है, उसको बोलो रिलैक्स करो, कहाँ से करे, कहाँ से करे? वो बोलेगा डॉक्टर साहब कैसे रिलैक्स करो? पहली बात तो बीमारी होती ही क्यों है? क्योंकि हम रिलैक्स नहीं थे, तब तो शरीर में जाके बीमारी मैनिफेस्ट होती है। और फिर बीमारी पता चलने के बाद रिलैक्स होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो हर हॉस्पिटल की ये जिम्मेवारी है कि विद द बेस्ट ट्रीटमेंट वी ऑल्सो प्रोवाइड द एनवायरनमेंट विच विल रिलैक्स द माइंड। हम अगर एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, आश्रम, मेडिटेशन सेंटर, किसी चीज़ के अंदर भी ऐसे एंटर होते हैं तो एंटर होते ही हमारा माइंड कैसे हो जाता है? किस किस ने एक्सपीरियंस किया? थोड़ा सा अपनी परेशानी से जा रहे थे, गए, वी फेल्ट गुड। कुछ करना थोड़ी पड़ता है, सिर्फ जाना पड़ता है बस उस जगह के ऊपर। और उस जगह में जाते ही द एनवायरनमेंट ऑफ द प्लेस, द वाइब्रेशन ऑफ द प्लेस starts having an effect on the mind of the person। लेकिन उस जगह का एनवायरनमेंट क्रिएट किसने किया? कौन बनाता है एक मंदिर का एनवायरनमेंट? कौन बनाता है? कौन बनाता है? वो भी तो एक बिल्डिंग ही है, वो भी तो एक ब्रिक एंड मोर्टर का स्ट्रक्चर ही है। उस आश्रम की, उस मंदिर की, गुरुद्वारे की एनर्जी बनाता कौन है? कौन बनाता है? कौन बनाता है? हम बनाते हैं, है ना, क्योंकि हम ही तो जाते हैं ना उधर। अब अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि प्लेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं तो वहाँ कैसी थॉट्स क्रिएट करते हैं। फिर हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ हमारी थॉट्स एंड वोकैबुलरी चेंज हो जाती है। फिर हम एक मॉल में जाते हैं, वहाँ हमारी इंटेंशंस एंड वोकैबुलरी चेंज हो जाती है। हम अपने काम के क्षेत्र पर आते हैं, हमारी इंटेंशंस एंड वोकैबुलरी चेंज हो जाती है। हम अपने घर जाते हैं, हमारी वोकैबुलरी चेंज हो जाती है। एंड इसीलिए लोग सेम हैं लेकिन हर जगह की एनर्जी अलग है। वही लोग जाएंगे, वो लोग इधर जाएंगे, भाव और भावना कैसी है, इधर जाएंगे, भाव और भावना कैसी है। मंदिर में जाएंगे, शुक्रिया कर रहे होंगे, मॉल में जाएंगे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, हर खिड़की में देख के ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मंदिर में जाएंगे, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, और बाहर आए तो मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। सो जैसे हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई, हमारी थॉट्स चेंज हुई, हमारी एनर्जी चेंज हुई, तो जिस जगह है में हम हैं उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। सो वी आर क्रिएटिंग द एनर्जी ऑफ द प्लेस एंड देन उस प्लेस में जो भी जाता है उसके ऊपर उस एनर्जी का इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक हीलिंग सेंटर, एक ट्रीटमेंट सेंटर नहीं। एक हॉस्पिटल को लोग एक ट्रीटमेंट सेंटर बोलते हैं, वहाँ जाएंगे हमारा इलाज हो जाएगा, दैट्स ट्रीटमेंट। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ट्रीटमेंट हर एक की स्मूथ हो, निर्विघ्न हो और वो जल्दी से ठीक होकर घर चले जाएं, तो हमें ट्रीटमेंट सेंटर के साथ साथ उसको एक हीलिंग सेंटर भी बनाना चाहिए। हमें एक ट्रीटिंग डॉक्टर के जैसे नहीं, सिर्फ एक हीलिंग डॉक्टर के जैसे बिहेव करना है। और वो हीलिंग और ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क होता है?
ट्रीटमेंट हम यहाँ से करते हैं, लेकिन हीलिंग हम यहाँ से करते हैं. ट्रीटमेंट is what we have learned, what we have worked hard, what we have practiced, and healing is simply who we are. As a person, who am I? And एक healer के profession में, and healer doesn't mean only the doctor, healer means everybody who is in a healing center. हर एक जो इस premises के अंदर है वो एक healer है. डॉक्टर कुछ हैं, नर्सेस कुछ हैं, लेकिन हीलर हर एक है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट की हीलिंग कर रहे हैं हम. एंड हर एक जो इस हॉस्पिटल में आता है वो सिर्फ एक डॉक्टर और नर्स से नहीं मिलते, वो कितनों से मिलते हैं. सबसे पहले एंटर करते किसी से मिले, फिर किसी से क्वेश्चन पूछा उनसे मिले. डॉक्टर से तो उल्टा कम देर के लिए मिलते हैं, लेकिन बाकियों से कितनी देर के लिए मिलते हैं. लेकिन एवरी इंटरैक्शन कैन स्टार्ट हीलिंग द पर्सन if the opposite person is actually carrying an aura which is very peaceful and calm. तो इसलिए एक हॉस्पिटल का environment is nothing less than a place of worship. वैसी एनर्जी होनी चाहिए कि अंदर घुसते ही आधा दर्द तो वहीं खत्म हो जाए, फिर जैसे ही डॉक्टर के कैबिन में जाए बाकी जो आधा था वो वहीं खत्म हो जाए. किस किस को एक्सपीरियंस है कि आपके पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब बस आपसे मिलके हम निश्चिंत हो गए, अब हमको पता है कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई सब ठीक ठाक है. होता है ऐसे कि नहीं होता? और कभी कभी मिलके लगता है पता नहीं क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया. डिपेंड्स ऑन द मूड एंड द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द हीलर एट दैट टाइम. इफ वी आर स्ट्रेस्ड वी विल रेडिएट स्ट्रेस. इफ वी आर calm and peaceful we will radiate power and peace. and जब आप यहाँ पर calm and peaceful हैं, अगर आप किसी को हाथ भी लगाते हैं, आप उसकी पल्स भी देखते हैं ना, सिर्फ आपके हाथ से भी एक एनर्जी चली जाती है उसको. और अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, किसी बात से इरिटेटेड थे 5 मिनट पहले, या किसी बात की चिंता चल रही है माइंड के अंदर, तो आपके हाथ से जो वाइब्रेशन जाएगी वो बिल्कुल अलग होगी. दवाई वही जाएगी, प्रोसीजर वही जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी. हर बार जब हम किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं, 2 लोग इंटरैक्ट करते हैं, तो हियर इज द पेशेंट एंड हियर आर वी. दोनों की एनर्जी एक्सचेंज होती है. अब दोनों में से एक चीज़ होने वाली है, या तो इनकी एनर्जी हमें इन्फ्लुएंस कर देगी, या हमारी एनर्जी इनको इन्फ्लुएंस कर देगी. क्यों कहते हैं लोग कि डॉक्टर्स बहुत स्ट्रेस होता है? डॉक्टर्स और हीलर्स को एक्चुअली बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा दिन आप सबसे ज़्यादा क्या कमा रहे हैं? क्या कमा रहे हैं सारा दिन? क्या कमाते हैं आप सारा दिन? दुआएं. अब एक IT प्रोफेशनल है, वो दुआएं तो नहीं कमाता ना सारा दिन, वो सिर्फ धन कमा रहा है. लेकिन आप ही एक प्रोफेशन है जो हर एक इंटरैक्शन के बाद दुआएं कमा रहे हैं. तो जिसके बैंक बैलेंस में इतनी दुआएं हो, वो स्ट्रेस्ड कैसे हो सकते हैं? उनके पास तो इतनी दुआएं हैं, लेकिन फिर भी हम स्ट्रेस्ड हो रहे हैं. उसका एक ही रीज़न है, देयर इज ओनली वन रीज़न. ये नहीं समझना स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ द वर्क वी डू. काम की वजह से कभी स्ट्रेस नहीं होता. स्ट्रेस का एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है. स्ट्रेस इज प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. आपकी सेवा में प्रेशर बहुत होता है, अग्रीड, प्रेशर बहुत है. सडनली कुछ हो रहा है, क्राइम, दिस इज प्रेशर. टाइम मैनेजमेंट ऊपर नीचे, प्रेशर बहुत हाई है, नो डाउट. लेकिन स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर. स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. सो एज अ हीलर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने जीवन के डिनोमिनेटर पे वर्क करें, रेजिलियंस, क्योंकि प्रेशर तो बहुत हाई है. और अगर रेजिलियंस पे वर्क नहीं किया तो दिन ब दिन वो रेजिलियंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. एंड ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फैक्टर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. और सारा दिन हम जिनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं वो पेन में आ रहे हैं. अगर आप सारा दिन किसी से मिलते हैं जो पेन में है, फिजिकल पेन नहीं, सिर्फ इमोशनल पेन, इमोशनल स्ट्रेस, तो जितनी देर हम उनसे मिलते हैं उनकी वाइब्रेशन हमारे पास आती है.
इसको हम कहते हैं इमोशनल इन्फेक्शन। आज हमें ये पता है कि अगर हमने मास्क नहीं पहना, अगर हमने हाथ सैनिटाइज नहीं किया, तो हम किसी की इन्फेक्शन फिजिकल कैच कर सकते हैं। तो आप कभी भी नहीं भूलते हाथ साफ करना। आप इधर से जाएंगे सैनिटाइज, उधर जाएंगे, हर कमरे में निकलेंगे आएंगे, कितनी बार दिन में हैंड सैनिटाइज करते हैं, इवन बिफोर कोविड। क्योंकि आपके अंदर इतना फिट हुआ है कि अगर एक बार भी गलती से मिस हो गया तो कुछ का कुछ हो जाएगा। एक की इन्फेक्शन लेंगे, खुद के पास लेंगे और कहीं और देकर आ जाएंगे। लेकिन इसी तरह हम एक की इमोशनल इन्फेक्शन लेते हैं, खुद के पास लेते हैं और फिर औरों तक कैरियर बन जाते हैं। ये हमें नहीं दिखाई देता, फिजिकल दिखाई देता है। तो इफ आई मीट समबडी राइट नाउ हु इज वेरी अपसेट, वेरी डिस्टर्ब्ड इनसाइड, एक्सट्रीमली वरिड, अगर मैं 5 मिनट पे ऐसे व्यक्ति से अभी बात कर लूँ, मुझे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उनकी वो सारी पेन की वाइब्रेशन मेरे पास आ गई। फिर चलिए जी आप जाइए, नेक्स्ट पेशेंट को भेजिए अंदर, फिर नेक्स्ट, फिर 5 मिनट के बाद नेक्स्ट। ऐसे दिन में कितने सारे। आप जब राउंड्स लगाने जाते हैं कमरों के अंदर, आप सिर्फ बीमारी नहीं चेक करें, आप हर एक के मन से मिल रहे हैं। आप हर एक के मन से मिल रहे हैं, और एक मन से नहीं मिल रहे, उसके साथ में फैमिली बैठे हैं, उनके भी मन से मिल रहे हैं। अगर वो चिंता में है, वो परेशान में, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, आप कितनों का पेन कंज्यूम कर रहे हैं जब आप राउंड पे जा रहे हैं। इसीलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द हीलिंग प्रोफेशन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो स्ट्रेस, वो बर्नआउट भी होता है। अदरवाइज जिनको इतनी दुआएं मिले, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कंज्यूम कर रहे हैं। और उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनकी वाइब्रेशन थोड़ी लो है बिकॉज ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। उससे बचने का क्या तरीका होता है? किसी की लो वाइब्रेशन से बचने का तरीका क्या होगा? अगर आपके सामने कोई बहुत गुस्से में है, आपको उसकी गुस्से से एनर्जी से बचना है, तो आपको क्या करना होगा? तो एनर्जी नेवर फ्लोज फ्रॉम लो टू अप। एनर्जी कभी ऐसे नहीं फ्लो हो सकती। एनर्जी हमेशा कैसे फ्लो होगी? हाई टू लो। तो अगर हमारे पास कोई लोअर वाइब्रेशन से आ रहा है, लोअर इमोशन से आ रहा है, हमारी प्रोटेक्शन सिर्फ एक ही चीज़ में है, और हमें क्या करना है उसके लिए? अपनी एनर्जी को कहाँ रखना है? तो उनकी एनर्जी आप तक टच नहीं हो सकती, एनर्जी ऐसे नहीं फ्लो हो सकती है। तो अगर हमारी वाइब्रेशन ऊपर होगी और जो आएंगे उनकी वाइब्रेशन थोड़ी पेन में है, फिजिकल नहीं, सिर्फ मन के पेन में है, हम उनकी कोई इन्फेक्शन को कंज्यूम नहीं करेंगे अगर हम यहाँ हैं। लेकिन अगर हम भी थोड़े से यहाँ हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें पता भी नहीं चलेगा हमने कितना पेन कंज्यूम कर लिया है, और वो एक दिन में दिखाई भी नहीं देगा। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स वी विल स्टार्ट सीइंग कि मेरी वाइब्रेशन डाउन हो रही है। So it's very, very important as a healer not just to protect yourself from physical infection, but to protect yourself from emotional pain of people. और अब आप देखते होंगे कि जो लोग आ रहे हैं उनका दर्द और भी बढ़ता जा रहा है। लोगों की पेशेंस कम हो गई है, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करते हैं, स्थिरता नहीं है, गुस्सा जल्दी आ रहा है। दिस इज ऑल लैक ऑफ इमोशनल हेल्थ। हर हॉस्पिटल के पास फिजिकल हेल्थ के सारी चीज़ें हैं, हर हॉस्पिटल के पास मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी है, लेकिन इमोशनल हेल्थ के बारे में तो कोई भी नहीं बात कर रहा, बिकॉज उसकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। लेकिन हम सबको इमोशनल हेल्थ एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब हम लोगों की इमोशनल हेल्थ को समझ पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले किसकी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है? आज से एक चीज़ पक्की कर लीजिए कि मुझे अपनी फिजिकल इम्यूनिटी के साथ साथ मुझे अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को इधर रखना है, ताकि मैंने सारा दिन किसी की भी इमोशनल इन्फेक्शन कैच नहीं करनी। मेरे को अपनी इम्यूनिटी को ऊपर रखना है। अब अपनी इम्यूनिटी को ऊपर करने के लिए क्या करेंगे? छोटी छोटी सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट, सारा दिन में छोटी छोटी बातें जो आपकी इमोशनल इम्यूनिटी को बहुत ऊपर लेकर जा सकती हैं। जैसे फिजिकल इम्यूनिटी के लिए सबसे पहली चीज़ आप हर एक से क्या पूछते हैं? आपकी डाइट क्या है। इसी तरह इमोशनल इम्यूनिटी के लिए भी एक ही चीज़ चेक करनी है, हमारी डाइट क्या है। एंड डाइट, इमोशनल डाइट। इमोशनल डाइट क्या होती है? इमोशनल डाइट मीन्स what we watch, what we read,
what we listen. जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, वो हम बनते हैं. इसीलिए अगर आप देखेंगे पिछले 15-20 साल के अंदर या 10 साल के अंदर जितना जितना समाज में मीडिया कंटेंट बढ़ता गया, मतलब जो हम सुन पढ़ देख रहे थे वो बढ़ता गया और क्वालिटी उसकी कैसी कैसी बदलती गई, तो लोगों के मन बदलते गए. 20 साल पहले, 25 साल पहले जब हम स्कूल में थे, nobody was talking stress. स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं था, वो फिजिक्स में ही था. सिर्फ डिप्रेशन तो पता ही नहीं था. सो इफ यू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ कंटेंट, मीडिया वर्सेस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, यू विल सी अ डायरेक्ट कनेक्शन. जितना जितना कंटेंट कंज्यूम करते गए और वो भी क्वालिटी, तो यहाँ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आने लग गई. और जितनी यहाँ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी उतनी प्रॉब्लम्स यहाँ तो आएंगी ही आएंगी. इसीलिए अपनी इमोशनल डाइट का सबसे पहले ध्यान रखें कि क्या हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं. अब सारा दिन तो आप एक हीलिंग सेंटर में हैं, तो आप जो सुन पढ़ देख रहे हैं उसमें भी पेन है, उसमें भी चैलेंजेस हैं. लेकिन अब उसके अलावा ध्यान रखें, कई बार हमें कुछ डॉक्टर्स मिलते हैं, कहते मैं पहुंचता ही हूँ घर रात को 8 बजे 9 बजे, उसके बाद नाउ इट्स माई टाइम. तो माई टाइम में क्या करते हैं, तो क्या करते होंगे माई टाइम में जाके, नाउ इट्स माई टाइम. नो, बट माई टाइम मीन्स माई टाइम टू डी स्ट्रेस, माई टाइम टू अनवाइंड, माई टाइम टू रिलैक्स. लेकिन वो रिलैक्स करने के लिए टीवी के सामने चले जाते हैं. तो हमने सोचा टीवी हमारे को क्या कर देगा. टीवी कर सकता है, प्रोवाइडेड उसमें आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिले जो आपकी वाइब्रेशन को क्या करे, ऊपर करे. लेकिन अगर हम एंटरटेनमेंट के नाम पे ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर शोर है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, निंदा है, अहंकार है, ये सब कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कंज्यूम करने से हमारी वाइब्रेशन और ही कहाँ चली जाएगी. सो वी ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड व्हाट आई वॉच, व्हाट आई रीड, व्हाट आई लिसन इज हु आई बिकम. तो बहुत ध्यान रखें कि हम कितना कंटेंट कंज्यूम करते हैं और किस क्वालिटी का कंटेंट कंज्यूम करते हैं. और अगर अपने पेशेंट्स को जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो उनकी फिजिकल डाइट के साथ साथ एक लाइन उनकी इमोशनल डाइट की भी उनको लिख दीजिए. क्योंकि अगर वो सारा दिन बैठ के ऐसे फ़ोन को ऐसे ऐसे करते रहेंगे और जब वो रूम में बैठे हैं तो वो न्यूज़ चैनल्स और ऐसे चैनल्स देखते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको यहाँ ज़्यादा दिन रहना पड़ेगा. इट इज़ नेचुरल. चिल्ला रहा है कोई, शोर मचा रहा है, बार बार वही विजुअल दिखा रहा है, बार बार वही विजुअल दिखा रहा है, दैट विजुअल ऑफ पेन. What are we consuming over here? What I am consuming is what I am becoming. तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो अब वो जनरेशन है जो बचपन से ही कंज्यूम करना शुरू कर रहे हैं. हम वो जनरेशन है जिन्होंने 15 साल के एज में, 20 साल की एज में कंज्यूम करना शुरू किया, तो भी हम स्ट्रेस, डिप्रेशन आजकल बोलते हैं. तो आप सोचिए उस जनरेशन का क्या होगा जो 2 साल की एज में सामने फ़ोन रख के फिर खाना खाते हैं. You are yet to see a very complicated generation walking into your hospital. वो तो अभी आने वाला टाइम आपको दिखाएगा. It's going to be very tough, very tough, because जिन्होंने अपने मन का ध्यान उस एज से नहीं रखा, तो उनका शरीर तो बहुत जल्दी सिम्टम्स दिखाएगा बहुत सारी चीज़ों की. इसीलिए तो आप लोग बोलते हैं ना, हमारे पास तो अब यंग लोग आ जाते हैं हार्ट अटैक्स के बदले, यंग, और फिर सब कुछ पूछ के तो पेशेंट कहता है मैं वेजिटेरियन भी हूँ, मैं एक समय ये भी, तो मेरा कारण क्या, तो फिर आप बोलते हैं स्ट्रेस. फिर आप उनको बोलते हैं कारण स्ट्रेस. और स्ट्रेस को ठीक करने के लिए कोई नहीं बता रहा क्या करना है. सो वी हैव टू बिकम एम्बेसडर्स ऑफ हेल्थ, not just ambassadors of treatment. We have to live that lifestyle. So we become an ambassador. Look at my health. Now you have to become like this. तो सबसे पहले अपने घर में ये वातावरण क्रिएट कीजिए. आपके घर के बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे. अच्छे से लिख दीजिए कहीं कि what we watch, read, listen is who we become. So content is equal to personality and personality is equal to destiny. तो जो हम कंटेंट ये कंज्यूम कर रहे हैं ना, ये हमारे भाग्य तक पहुंच रहा है. पहले हम हफ्ते में एक सीरियल देखते थे, वो भी अच्छे अच्छे सात्विक थे थोड़े. फिर वही सीरियल रोज हो गया. फिर वही सीरियल फोन पे सारे आ गए. फिर अब तो लोग कहते हैं ओ दिस संडे आई विल कंप्लीट द होल सीरीज ऑन दिस संडे.
एंटरटेनमेंट टॉक्सिक है, टॉक्सिक है। जंक फूड इतना नुकसान नहीं करता होगा जितना जंक कंटेंट कर रहा है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हॉस्पिटल टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। हम वही बात नहीं बोल सकते जो हम 20 साल पहले बोल रहे थे कि जो आप खा रहे हो उसको देखो, जो आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, उसको चेक करो। उसके बिना आपकी यहाँ हीलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आप बहुत दर्द डाल रहे हैं अपने अंदर सारा दिन। क्राइम शोज देखते जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद। इम्यूनिटी सिस्टम तो कोलैप्स होगा ही ना, फियर कंज्यूम करके इतना। सो बट उसके लिए प्रैक्टिस पहले किसको करनी पड़ेगी? हमें खुद, तब हम औरों को बता सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अपने कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। क्वांटिटी तो रिस्ट्रिक्टेड ही होगी, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन क्वालिटी को देख लीजिएगा कि हम हर गाना जो सुनते हैं, हम हर मूवी जो देखते हैं, हम जो सीरियल जो देखते हैं, हम न्यूज़ जो सुनते हैं, एवरी वर्ड इज अ वाइब्रेशन एंड इट इज़ क्रिएटिंग माई पर्सनैलिटी एंड माई पर्सनैलिटी इज़ क्रिएटिंग माई डेस्टिनी। अब 2 चीज़ें कर लीजिए हर रोज़। रात को सोने से पहले 10 मिनट और सुबह उठने के बाद 15 मिनट। और सुबह अगर 15 मिनट नहीं मिले तो जस्ट आप जब तक हॉस्पिटल में आ रहे हैं रास्ते में उस 15 मिनट को यूज़ करके अपने अंदर हेल्दी इमोशनल डाइट कंज्यूम कीजिए। मतलब वॉच, रीड, लिसन प्योर कंटेंट, कंटेंट जिसके अंदर प्योरिटी है, कंपैशन है, एम्पैथी है, एक्सेप्टेंस है, ग्रैटिट्यूड है, यूनिटी है, लव है, कंप्लीट डिफरेंट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो दैट इज़ द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज। आप सुबह 15 मिनट, रात को सोने से पहले 10 मिनट। आपके लिए कंपल्सरी होना चाहिए कि आप रात को सोने से 10 मिनट पहले कम से कम कुछ बहुत प्योर पढ़कर या सुनकर सोएं, ताकि सारा दिन के जो सीन्स रिकॉर्ड हुए थे आप उसको लेकर ना सो जाएं। आप सारा दिन में ट्रॉमा देखते हैं, लेकिन ट्रॉमा आपकी सबकॉन्शियस में नहीं जाना चाहिए, वो आपकी कॉन्शियस लेयर तक ही जाना चाहिए। दिन में जो कुछ हमने सुना, पढ़ा, देखा, वो हमारी कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड पर रहता है। लेकिन अगर हम उसके साथ सो जाते हैं बिना उसको साफ किए, आप हॉस्पिटल से घर जाते हैं, आप एक शावर लेते हैं। क्यों शावर लेते हैं? ताकि जो भी धुल जाए एक बार सारा। इसी तरह यहाँ का शावर लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हर रोज़ वो सीन सबकॉन्शियस में जा रहा है। तो सोने से पहले 10 मिनट, डोंट एंड योर डे विद एंटरटेनमेंट, इट विल बिकम टॉक्सिक। डोंट वॉच द न्यूज़ बिफोर गोइंग टू स्लीप। You see enough of death, accident, disease during the day. You can't end your day with that visual. आप नहीं कर सकते। आपके लिए तो किसी के लिए भी हानिकारक है, लेकिन आपके लिए डबल। लेकिन end your day with some very very divine pure content, जिसका हर एक शब्द कैसा हो, ताकि जब आप रात को सोएंगे उस 6 घंटे के अंदर वो डिवाइन वर्ड्स, वो हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स आपके माइंड को भी हील करेंगे और वो ही वाइब्रेशन आपकी बॉडी को भी जाएगी। नींद के अंदर हीलिंग होती है, लेकिन आजकल नहीं होती लोगों की, क्योंकि वो सोने से पहले ये सब कुछ भर देते हैं अपने अंदर। और सोते भी लास्ट किस चीज़ को देखकर हैं? फ़ोन। आपको देखना पड़ता है, लेकिन अपने हर पेशेंट को बता दो कि सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को हटा कर रख दे। वो सबसे पहली थॉट, आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली हूँ। दिस इज ऑपोजिट ऑफ आई एम स्ट्रेस्ड, मतलब आई रिस्पॉन्ड टू एवरी सीन प्रॉपरली, सो आई एम अ पावरफुल बीइंग। सेकेंड, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी। हैप्पीनेस चाहिए नहीं, ढूंढनी नहीं, आई एम ऑलवेज हैप्पी। तीसरा, आई एम काम एंड स्टेबल, I am calm and stable. चौथा, I am easy. Opposite of I am very busy. I am easy. I have more time than I need. ये जो शब्द है ना, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ये अपने आप में बीमारी क्रिएट कर सकता है।
because it's every time radiating an energy to the body which says I am not available, I have no time, I have no space. तो बॉडी के अंदर वही चीज़ फिर मैनिफेस्ट होने लगती है. I am easy, I have more time than I need. I am an angel of God. God uses me to heal people. My body is perfect and healthy. My body is perfect and healthy and will always be. In case कोई छोटी बड़ी कोई चीज़ हो तो उसको भी डाल देना संकल्प में. My blood pressure is normal. अगर नॉर्मल नहीं है तो ये इतनी मैजिकल चीज़ है कि आपको अपने पेशेंट्स को भी सिखानी चाहिए ये करनी, क्योंकि आधा इलाज माइंड से होता है, बाकी आधा इलाज दवाइयाँ करती है. I accept and respect people and everyone accepts me. ये हमें क्रिएट करना पड़ता है अफर्मेशन. संकल्प से सिद्धि होती है. एंड लास्ट अफर्मेशन, God's power and blessings is a divine circle of protection around me. इसको विजुअलाइज कीजिए, आपके चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है. Then draw that same divine circle around the whole hospital. God's power and blessings is a divine circle of protection around the hospital. Everything is smooth and everyone is healed. Everything is smooth. ये रोज़ ब्लेसिंग देनी पड़ती है हॉस्पिटल को. एक छोटी सी गलती कुछ का कुछ कर सकती है. Everything is smooth and everyone is healed. अब इस संकल्पों में आप कोई भी संकल्प डाल सकते हैं. जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहें अपने लाइफ में उसको डाल दीजिए. अब इसको रात को सोने से पहले एटलीस्ट 2 बार धीमे धीमे अच्छे से बोल लीजिए. ये आप अपने इसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. आई एम पावरफुल, आई एम ईजी, आई एम हैप्पी, आई एम लॉट ऑफ टाइम मोर देन आई नीड, आई एम अ गिवर, आई एम एन एंजल ऑफ गॉड, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी. And God's power and blessings is a circle of protection around me. जैसे ही आप ये कह कर सोएंगे तो लास्ट थॉट्स जो यहाँ क्रिएट हुई वो आपकी सबकॉन्शियस में जाएंगी और वही एनर्जी आपकी बॉडी को रेडिएट होगी. अब ये सोने से पहले कर लिया, अब उठते ही उसको फिर से रिपीट कर दीजिए. इजी, उठते फिर से रिपीट कर सकते हैं. तो जैसे सुबह की जो फर्स्ट थॉट होती है, पहले जब फ़ोन नहीं आए थे तब लोग एक दूसरे को पूछते थे आज किसका चेहरा देखा आपने सुबह. पूछते थे ना किसका चेहरा देखा आपने. आजकल नहीं पूछते, आजकल सबके पास एक ही चेहरा है. पहले पूछते थे आज आपका दिन बड़ा अच्छा बीत रहा है या आज आपके दिन में सब गड़बड़ी होती जा रही है. तो किसका चेहरा देखा मीन्स व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट आई क्रिएटेड इन द मॉर्निंग. तो सुबह उठते ही अपने संकल्प क्रिएट कर लीजिए जिनको आप अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं. अगर आपकी आज एक सर्जरी लाइंड अप है, आप सुबह संकल्प कीजिए दैट सर्जरी टुडे विल बी अ डिवाइन एक्सपीरियंस. आप ओटी में जब आप सारे इकट्ठे हो जाएं, सब कुछ रेडी हो जाए एंड यू आर रेडी टू स्टार्ट, एवरीथिंग सेट, रेडी टू स्टार्ट, पॉज फॉर 30 सेकेंड्स. एज अ टीम पॉज फॉर 30 सेकेंड्स. रुकिए, इकट्ठे ये संकल्प कीजिए, उस पेशेंट के अराउंड भी वो डिवाइन सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन क्रिएट कीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए. वो पेशेंट ने भगवान को याद किया था, उसके परिवार वाले तो बाहर ही खड़े हैं मंदिर के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको याद करना चाहिए? जो करने वाले हैं. लेकिन अकेला डॉक्टर करे नहीं, अकेले सिस्टर करे नहीं, इकट्ठे होकर अगर करते हैं तो पूरे रूम की एनर्जी चेंज हो जाती है. स्टार्ट विद अ प्रेयर एंड अ मेडिटेशन द सर्जरी. तो सुबह उठकर 2 बार इसको फिर से रिपीट कर लीजिए. मेडिटेशन सीखें तो बहुत अच्छा, फिर सुबह अच्छे से उठ के कीजिए और फिर 15 मिनट वो हेल्दी कंटेंट अंदर जाने की ज़रूरत है. चाहे सुबह तैयार होते होते कंज्यूम कर लीजिए, वॉक करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए कंज्यूम कर लीजिए, या ड्राइविंग टू वर्क कंज्यूम कर लीजिए. लेकिन हॉस्पिटल में एंटर होने से पहले अपना 15 मिनट ऑफ स्पिरिचुअल कंटेंट डाल के आइएगा, क्योंकि वो आपके ऑरा को क्या करेगा, आपकी इमोशनल इम्यूनिटी को बिल्ड करता जाएगा. फिर सामने वाला कैसा भी हो, कैसे भी व्यवहार करे, आपका रिस्पॉन्स बहुत प्यार से होगा.
आप उसकी लोअर वाइब्रेशन को कंज्यूम नहीं करेंगे, आपकी डिवाइन वाइब्रेशन से उसका मन शांत हो जाएगा। अपने हॉस्पिटल को नो एंगर जोन बना दीजिए। हो सकता है कि हम कोई भी गुस्सा ना करें हॉस्पिटल के अंदर पूरा दिन, हो सकता है, हो सकता है। उसका सीक्रेट पता है क्या है? फिर पेशेंट को अब भी गुस्सा करना अलाउड नहीं होगा। अगर नो एंगर जोन बना दिया तो फिर पेशेंट को भी तो नहीं अलाउड होगा ना गुस्सा करना। आजकल तो पेशेंट, डॉक्टर थोड़ा लेट हो गए, उस पर भी गुस्सा कर देते हैं। सो अपने हॉस्पिटल में अच्छे से पोस्टर लगा दीजिए, दिस हॉस्पिटल इज अ नो एंगर जोन। अपने आप सारी एनर्जी बदलने लग जाएगी, आप गुस्सा नहीं करेंगे। एक बार मैंने नर्सेस से पूछा, आपको स्ट्रेस किस बात का है? कहते डॉक्टर जब गुस्सा करते हैं। उन्होंने कुछ और नहीं बोला कि नाइट ड्यूटी, ये वो, इतनी सारी चीज़ें उनकी लाइफ में, तो जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वो एक ऐसी इमोशन है जो हमारा भी नुकसान करती है, हमारे शरीर का नुकसान करती है, दूसरे का नुकसान करती है और वातावरण को दूषित करती है। तो जैसे नो स्मोकिंग जोन, नो प्लास्टिक जोन, नो एंगर जोन बना दें हॉस्पिटल को, नो एंगर जोन। सोच रहे कौन कौन लगता है बना दें? है जी, क्या यहीं से शुरू करना है? मतलब हाँ, जहाँ बैठे हुए नहीं, हम पूरे हॉस्पिटल को बना देंगे आज ही। हाँ, पूरा ही, हम अलग थोड़ी। रेडी करें? अरे बेनिफिट सोचो ना, एक तो आपको गुस्सा नहीं करना, लेकिन सीक्रेट है जो आपको गुस्सा करते हैं उनको भी तो नहीं अलाउड है ना, तो उनको डांट भी नहीं पड़ेगी किसी भी बात के लिए। होल थिंग विल चेंज। थोड़े दिन के अंदर हम सीख जाते हैं कि सारे काम करने हैं, करवाने हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए। आपके हॉस्पिटल में और हर हॉस्पिटल में जो चेकअप्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होते हैं। वर्कर ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन वर्कर हेल्थ चेकअप नहीं होता, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है। क्योंकि ये डायबिटीज़, ये हाई ब्लड प्रेशर, ये वर्कर को नहीं हो रहा, ये एग्जीक्यूटिव को हो रहा है। वो वर्ग जो गुस्सा करके काम करवाती है, जो डांट खाता है उसका नहीं बढ़ता, जो डांट खाता है उसका नहीं बढ़ता, क्योंकि थोड़े दिन के बाद उसके पास वो डांट का कोई असर होता है नहीं। होश नहीं, करते जा रहे, हम चाय पी के आते हैं, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएंगे, अब तक। It is the creator who always gets affected, not the receiver, because I am creating that energy. I am creating that energy. तो वो इफेक्ट तो मेरे पैरामीटर्स पे होगा। तो सुबह का कर लिया, रात का कर लिया, अब छोटी सी एक चीज़ करनी है, खाना खाने के टाइम। सबसे पहली चीज़, एक्सपेरिमेंट करके देखिए एक सात्विक लाइफस्टाइल, विच मीन्स अ प्लांट बेस्ड डाइट। जैसा अन्न वैसा मन होता है। हमारे खाने के अंदर डेथ की एनर्जी नहीं होनी चाहिए। डेथ कभी हेल्थ नहीं दे सकती है, प्रोटीन्स दे सकती है, B12, D3 दे सकती है, लेकिन हेल्थ नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन ही डेथ की है। फूड इज नॉट जस्ट व्हाट इज विजिबल, फूड इज ऑल्सो व्हाट इज नॉट विजिबल। तो जो हमारे शास्त्रों में लाइन है वो ये नहीं है जैसा अन्न वैसा तन, नहीं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, और जैसा धन वैसा अन्न। सो धन, अन्न, मन और तन। तो धन दुआओं के साथ आना चाहिए घर, धन दुआओं के साथ आना चाहिए घर। फिर उस धन से खरीदना चाहिए सात्विक अन्न। तो उस अन्न में एक स्लॉटर हाउस का वीडियो देख लो, उसके बाद खाना खाने का मन नहीं करेगा। नफरत है, गुस्सा है, दर्द है, डर है, फिर हिंसा है, फिर मृत्यु है, और हम बोलते दिस इज हेल्थ। एटलीस्ट क्लियर बोलो लोगों को, दिस इज प्रोटीन्स, फिर ठीक है आप चूज करो आपको खाना नहीं खाना, बट डोंट टेल दिस इज हेल्थ। इट्स नॉट हेल्थ, इट इज प्रोटीन्स। दो बातों में फर्क होता है। So healing center should actually stand for a healthy lifestyle, not just a treatment modality. तो एक्सपेरिमेंट करके देखिए सात्विक अन्न, और फिर उसको बनाइए बड़े प्यार से, क्योंकि बनाने वाले के मन की स्थिति खाने के वाले के मन की स्थिति पर करते हैं। जहाँ तक हो सके घर का खाना खाइए, मतलब बाहर से ऑर्डर करके ना खाइए। किसने बनाया, किस इंटेंशन से बनाया, किस मन की स्थिति में बनाया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसा कमाने के लिए बनाया।
उसकी एनर्जी क्या होगी? तो खरीदा हुआ खाना, घर का बना हुआ खाना और मंदिर गुरुद्वारे में बना हुआ प्रसाद है तीनों खाना, लेकिन एनर्जी तीनों की अलग अलग होती है। तो जो हॉस्पिटल में खाना बनता है, जो सभी पेशेंट्स को दिया जाता है, वो उस तरह से बनना चाहिए जैसे प्रसाद बनता है। जल्दी ठीक होंगे, जल्दी ठीक होंगे। लोग बोलते हैं आप वहाँ जा रहे हो प्रसाद लेके जाना, आप वहाँ जा रहे हो गंगा जल लेके आना। क्यों ना हम अपने घर का खाना कोई प्रसाद बना लें और अपने पानी को ही अमृत बना लें। तो सिंपल तरीका, जहाँ खाना बन रहा है वहाँ हाई एनर्जी वर्ड्स प्ले करने चाहिए, हॉस्पिटल में भी लेकिन घर में भी। प्रार्थना, भजन, मंत्र, जो परिवार को अच्छा लगे, किचन में चलना चाहिए। वो एक एक शब्द खाने के अंदर चला जाएगा, वो एक एक शब्द पानी के अंदर चला जाएगा। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। इसीलिए कहते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो, किसके घर का नमक खाते हो। इसका मीनिंग है जिस शहर का पानी पिएंगे और जिस घर का नमक खाएंगे वो संस्कार हमारे अंदर आ जाएंगे। हाउ? थ्रू द फूड एंड द वाटर। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कहाँ खाना खाते हैं और क्या पानी पीते हैं। अब हॉस्पिटल में अगर आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और अगर आपने ऐसे ही खा पी लिया तो आपने तो बहुत सारा दर्द कंज्यूम कर लेना है। तो खाने से पहले और पानी पीने से पहले 5 सेकंड रुकना है। जैसे हाथ धोए बिना नहीं खाएंगे, इसी तरह पानी और खाने के अंदर वो ही संकल्प जो लिखे थे वो सारे खाने से पहले उसको देखकर उसके अंदर बोल दीजिए। बचपन से सीखा था ना, भगवान को याद करके फिर खाना खाना है, करना तो चाहिए ना। लेकिन तो 5 सेकंड रुकना बिफोर योर एवरी मील, बिफोर योर एवरी ग्लास ऑफ वाटर। 5 सेकंड नहीं रुक सकते, 2 सेकंड रुकना। और ये नहीं बोलना कि 2 सेकंड नहीं है मेरे पास, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। वो 2 सेकंड आपके 2 घंटे बचा देगा मन की स्थिति से। किसी ने गुस्से की हालत में खाना बनाया हो और आप उसको खा लें, आपको पता ही नहीं है थोड़ी देर के बाद आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं। यू वोंट इवन नो, बट वी नेवर क्रिएट द कनेक्शन। हमें लगता है वो इसने मुझे गुस्सा दिला दिया, नहीं, ये खाने से आई थी इन्फेक्शन। तो खाने और पानी से ह्यूज प्रोटेक्शन। पॉज फॉर 5 seconds, say the same affirmations, I am powerful, I am happy, I am stable, I am healthy. Change the energy of the food and water and then consume. तो फिर हम वो संकल्प लगभग दिन में 8-10 बार रिपीट कर देते हैं। सुबह और रात को 3 बार खाने से पहले, 4-5 बार पानी पीने से पहले। और कुछ हम पीते नहीं हैं। कहीं उसमें भी ना डाल दे, सोचे इसकी भी एनर्जी चेंज हो जाएगी। वो नहीं होती। नहीं, ऐसा पूछ ले कई बार लोग, अच्छा फिर हम इसमें भी डाल सकते हैं। मैं कहा नहीं, उसमें नहीं डालो, उतना असर नहीं कर पाती है वो कि उसको भी वो चेंज करते। वी आर एम्बेसडर्स ऑफ हेल्थ। Every time we have to remember, I am an ambassador of health. I am an ambassador of a healthy lifestyle. When you will lead a particular lifestyle, your one word and the other person will change their lifestyle. नहीं तो वही बाहर आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं कभी कभी चलता है, शाम को एक चलता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं। फिर वो डॉक्टर भी वैसे ही ढूंढते हैं। हाँ, क्योंकि फिर दे वैलिडेट ना, वो अपने आप को इंडोर्स कर देते हैं। दैट्स व्हाई द रोल ऑफ एवरी हीलर इज सो इम्पोर्टेंट। अगर हर डॉक्टर ये बोलना बंद करते, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें छोड़ देंगे। सो वी आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हेल्थ, नॉट जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो सुबह, रात को और खाने पानी के टाइम, और खाना खाने के टाइम फ़ोन और टीवी कभी ना रखें। बस इतनी छोटी चीज़ करनी है और आपकी इमोशनल इम्यूनिटी यहाँ जाएगी, यहाँ रहेगी, और आपसे मिलते ही सामने वाले के मन को सुकून मिल जाएगा। एंड आप उसकी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करेंगे, आप अपनी एनर्जी रेडिएट करेंगे। और हॉस्पिटल नहीं फील होगा, वो ऐसा फील होगा जैसे कि हम एक प्लेस ऑफ वर्शिप में एंटर किए हैं, प्योरिटी एंड काम एंड पीसफुल। फिर तो सारे कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे ना। टेक 1 minute अगेन, जस्ट सिट बैक अगेन एंड रिवाइज दोज थॉट्स। और यहाँ से जब निकलेंगे, अपना अगला ग्लास पानी पिएंगे तो 2 मिनट रुक कर करिएगा। आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं सदा खुश हूँ। आई एम ऑलवेज हैप्पी।
आई एम एन एंजल ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज। I respect people and people respect me. God's power and blessings is a divine circle of protection around me. Draw कर लीजिए सुरक्षा कवच को। God's power and blessings is a divine circle of protection around the hospital. परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच चारों तरफ है। Everything is smooth and everyone is healed. I am an angel of God. मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। ओम शांति। शुक्रिया। Thank you.